नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स बाय प्रेम में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, इस देश के सबसे बड़े और मजबूत वकीलों में से एक माने जाते हैं कपिल सिब्बल। और कपिल सिब्बल के बारे में कितनी चर्चाएं हम लोग इसके पहले भी कर चुके हैं, ये आप लोग भी भली भांति जानते हैं। और कपिल सिब्बल के बारे में एक खासियत है, ये कोई भी वैसा ही केस अपने हाथ में लेता है जो ये जीत नहीं सकता। और पूरी तरह से अगर आप इनको देखेंगे तो ये सिर्फ जमानत देने वाले वकीलों में गिनती किए जाते हैं, चाहे ये हो या अभिषेक मनु सिंघवी। और लगातार वैसे केसों में इन लोगों की एंट्री होती है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कोई भी बड़ा अपराधी हो, कोई बड़ा राजनेता हो, उनको जमानत देने का मामला ये लोग तुरंत पहुंच जाते हैं, चाहे वो आधी रात ही क्यों ना। हालांकि चीफ जस्टिस बी.आर. गवई साहब ने एक बहुत अच्छा फैसला किया था, जिसके बारे में एक दिन पहले ही वीडियो बनाया, और उसमें देखा आपने कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट संकेत दिया कि 11 तारीख के बाद कोई भी, जितने बड़े नामी वकील हैं, वो मौखिक रूप से अपना केस रजिस्टर नहीं कर सकते। प्रोसीडिंग के अनुसार ये आना पड़ेगा। हालांकि वो चीज़ पहले से सुप्रीम कोर्ट में कोशिश हो रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई थी। तो ये एक बड़ा झटका लगा था कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकीलों को। आज फिर से कपिल सिब्बल को मुंह की खानी पड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये पहुंचे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट नंबर 1 में केस की सुनवाई के लिए। किसके? आप सभी को याद होगा, जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके घरों में बोरे के बोरे नोट मिले थे, जलते हुए पाए गए थे, और उसी समय से ये मामला उनके ऊपर चला था। बाद में इन हाउस जांच समिति बैठाया था सुप्रीम कोर्ट ने। उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे संजीव खन्ना साहब, और उस जांच समिति ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें यह स्पष्ट संकेत मिल गया था कि ये कल्पित पाए गए, और उसके बाद वहां से रेफर कर दिया गया था राष्ट्रपति और संसद में प्रधानमंत्री के पास, और इस पे महाभियोग चलाने की तैयारी पूरी हो गई थी। और उसी समय जगदीप धनखड़ वाला मामला सामने आ गया, जिसकी वजह से ये मामला पीछे चला गया। लेकिन कपिल सिब्बल पहुंचे थे कि वो जो जांच हुई थी, 3 सदस्यीय पूर्व जस्टिस ने जो जांच की थी, उन पर ही सवाल उठा दिया था कपिल सिब्बल ने कि वो जांच संवैधानिक दायरे में है ही नहीं। तो आज जब सीजीआई की अदालत में गए तो उन्होंने एक जस्टिस को अलॉट कर दिया कि भैया ये केस यहाँ पे सुन लीजिए, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कपिल सिब्बल को कानून का पाठ पढ़ा दिया। मतलब ये लोग, अगर आप सोच करके देखिए, इन लोगों को जरा सी भी, नाम मात्र की भी इनको शर्म नहीं। पैसा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। पद तो इनको मिला ही हुआ है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ये अध्यक्ष भी हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं। यहाँ पर अपनी बातों को रखेंगे, वही बात को राज्यसभा में भी रखेंगे, और मीडिया में अपने यूट्यूब चैनल पे बड़े बड़े महारथियों को बैठा करके वो पाठ पढ़ाएंगे और दुनिया को बताएंगे कि देखो भैया, ये जो हो रहा है सब गलत है, हम जो बोल रहे हैं वही सही है। क्योंकि उन्होंने कौन से स्पेशल कानून की पढ़ाई की है, मुझे तो लगता है कि वो भी उनको सार्वजनिक कर देना चाहिए, ताकि उनका अनुसरण करके इस देश में कई सारे ऐसे अच्छे वकील हैं, वो भी थोड़ा देखें कि भैया जिस कॉलेज से ये डिग्री लिए हैं वहाँ क्या स्पेशल पढ़ाई होती है। ये सबसे बड़ी बात है। तो वही मामले को लेकर के गए थे कि इन पर महाभियोग नहीं चलना चाहिए। इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। तो यहाँ पे क्या कुछ सवाल उठा वो जानना जरूरी। उन्होंने संवैधानिक जांच पर ही सवाल उठा दिए थे, जैसा कि मैंने बताया। कपिल सिब्बल भी नहीं दिला सके सुप्रीम कोर्ट से राहत। अब क्या करेंगे जस्टिस यशवंत वर्मा, ये सवाल
पूछ रहा है लोग। सुप्रीम कोर्ट ने आंतरिक जांच समिति की एक रिपोर्ट को अमान्य करार देने का अनुरोध करने वाली जज यशवंत वर्मा की याचिका खारिज कर दी। रिपोर्ट में उन्हें कैश बरामदी मामले में कदाचार का दोषी पाया गया है। ये बात सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट रूप से कह रही है। दिल्ली स्थित आवास में ये मामला क्या था वो थोड़ा सा बता दूंगा। दिल्ली स्थित आवास में कैश मिलने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जोरदार झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की उस याचिका को खारिज कर दी जिसमें उन्होंने जांच समिति की रिपोर्ट को ही चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इन हाउस जांच की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त है। कपिल सिब्बल ने कहा था कि अगर जांच समिति बैठी है वहां तक तो ठीक था, लेकिन आपने इसको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री क्यों भेज दिया? उसी पर कोर्ट ये कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस इन हाउस जांच की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त है, जांच प्रक्रिया संवैधानिक था और राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना और सिफारिश भेजना असंवैधानिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू होती है तो वे वहां पे अपना तर्क दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के पास बचने के क्या विकल्प? तो सीधे शब्दों में इसको ये समझ सकते हैं कि उनके पास बचने के विकल्प ना के बराबर। उनके खिलाफ सरकार कभी भी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। अगर धनखड़ वाला मामला नहीं होता तो महाभियोग इनके ऊपर आना तय था। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाते हुए साफ साफ कह दिया है कि अब जस्टिस वर्मा महाभियोग के दौरान अपना तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहत मिलने की उम्मीद अब न के बराबर। हाँ, अगर जस्टिस वर्मा, इसमें दो चीज हो सकता है। अगर जस्टिस वर्मा खुद इस्तीफा दे देते हैं तो इस स्थिति में वह महाभियोग से बच जाएंगे, पहला चीज। और दूसरा, अगर इस्तीफा देते हैं तो दोनों कंडीशन में पद तो जाएगा ही जाएगा, और उनकी जो क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा है ये तो कोई नहीं बचा सकता। लेकिन उनको फायदे क्या होंगे इसके? अगर ये महाभियोग चलता है तो इनको जो सरकारी सुविधाएं मिलनी है वो कोई सुविधा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर महाभियोग चलने के पहले ये इस्तीफा दे देते हैं तो इनको जो सरकारी सुविधा है वो मिलती रहेगी। यही फर्क है इन दोनों में। अब जो जांच समिति बनी थी 3 जजों की, उनके बारे में भी थोड़ा मैं बता दूं कि एक जो न्यायमूर्ति थे सीलनाथ, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय। दूसरे थे GS संथावालिया, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। और तीसरे जो न्यायमूर्ति थे वो अनु शिवरामन, न्यायाधीश कर्नाटका। इन 3 जजों की बेंच ने ये पूरे मामले की जांच की थी। उसके बाद जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी डॉक्टर संजीव खन्ना की, जिस समय CJI थे, उनके सामने। और संजीव खन्ना साहब ने इसको रिकमेंड कर दिया था, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दिया था। तो यहाँ पर एक बार फिर कपिल सिब्बल को मुंह की खानी पड़ी। अच्छा, सबसे मज़ेदार बात क्या था? जब इनकी जांच समिति बैठी जांच करने के लिए तो इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था इलाहाबाद। इलाहाबाद में भी इनका विरोध हुआ था हाई कोर्ट के अंदर। और तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जब तक आपके ऊपर जांच चल रहा है और इसके परिणाम सामने नहीं आते तब तक आप कोई भी काम नहीं करेंगे। मतलब बैठे बैठे मस्त पैसा उठाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इसके मेन वकील थे सिब्बल साहब, और उनके जितने भी पैतरे थे वो एक बार फिर से फेल हो गए। अच्छा, सबसे मज़ेदार बात यह है दोस्तों कि आज तक किसी भी जज के खिलाफ महाभियोग नहीं चल पाया।
क्योंकि ऐसी स्थिति में जो जज थे महाभियोग चलने के पहले ही इस्तीफा दे दिया, और यही एकमात्र विकल्प इनके पास भी बच रहा है। हम लोग तो चाहते हैं कि इनके खिलाफ महाभियोग चले, संसद में कैसे प्रोसीडिंग होती है, किस तरह से महाभियोग चलता है, हम लोग भी तो थोड़ा देखें, जानें, ताकि उसके बारे में भी फिर चर्चा हो सके। तो उम्मीद करेंगे, माल तो कमा ही लिया है पूरा, इनको पेंशन पेंशन से कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, इसलिए एक बार महाभियोग का सामना करें ताकि हम लोग भी उसकी डिटेल्स को जान सकें कि किस प्रकार से महाभियोग जजों के खिलाफ चलता है। यह भी एक इतिहास में दर्ज हो जाए कि भाई कौन ऐसे जस्टिस थे जिनके खिलाफ पहली बार महाभियोग पूर्ण रूप से चला। आरोपित तो हुए थे लेकिन महाभियोग चलने के पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इन पे चलेगा तो कम से कम वहाँ तो अपना नाम दर्ज करा लें इतिहास के पन्नों में, शायद इससे कुछ बात बन जाए। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, और कपिल सिब्बल जैसे वकील को आप कैसे देखते हैं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। खबर यही थी दोस्तों, उम्मीद करता हूं मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स बाय प्रेम को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहें तो डिटेल आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।